मेरा नाम अवनी है। मेरी शादी हमारे ही गांव के एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां के लोग बहुत संस्कारी और पढ़े लिखे थे। सुना था कि मेरे ससुराल वालों की गांव में बहुत इज्जत है, क्योंकि मेरे ससुर ने अपने दोनों बेटों की शहर से पढ़ाई पूरी करवाई थी और हमारे गांव में शहर जाकर पढ़ाई पूरी करने वाले लोगों को बहुत इज्जत दी जाती थी, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर गरीब लोग ही रहा करते थे जो गांव के ही सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते थे। जब मेरा ये रिश्ता आया था तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी के भाग जाग गए हैं। मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी और बेहद खूबसूरत थी। लोग कहते थे कि तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता आया है, मगर मैं नहीं जानती थी कि आने वाले समय में मेरी खूबसूरती ही मेरी जान की दुश्मन बनने वाली है। जिस खूबसूरती पर मैं घमंड किया करती थी, वो खूबसूरती मेरी जिंदगी में इतना बुरा समय लाने वाली है कि मैं अपने समय को रोऊंगी, मरने की प्रार्थना करूंगी, जीने की इच्छा मेरे दिल से खत्म हो जाएगी। हर लड़की को लगता है कि उसे खूबसूरत होना चाहिए, मगर मेरा मानना है कि लड़कियों की शक्ल अच्छी हो या ना हो, मगर भाग्य अच्छा होना चाहिए। भाग्य का अच्छा होना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि शक्ल तो वक्त के साथ साथ खराब हो जाती है, मगर भाग्य अगर अच्छा हो तो सारी जिंदगी सुकून से गुजरती है। मगर जितनी अच्छी मेरी शक्ल थी उतना ही बुरा मेरा भाग्य था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी खूबसूरती मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती है। मेरे माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी कर दी थी। आखिरकार वो अपने सारे बच्चों की शादी करने के बाद फ्री हो गए थे और बेफिक्र हो गए थे कि उन्होंने अपने जीते जी अपने सारे बच्चों की शादी कर दी। हम 3 बहनें और 3 भाई थे। घर में सबसे छोटा होने की वजह से मैं इतनी लाडली थी कि मेरी हर बात को अहमियत दी जाती थी, और जब ससुराल गई तो ससुराल की सबसे बड़ी बहू बनी। ससुराल की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। अपने घर में तो मैंने कभी एक बर्तन भी इधर से उधर उठाकर नहीं रखा था, मगर ससुराल में मुझे हमेशा बड़े का रुतबा दिया जाता था। इसीलिए सब लोगों की खुशी का ख्याल रखना, सब लोगों के कामकाज टाइम पर करना, सब लोगों की सेहत का ध्यान रखना, घर के कामकाज करना, सब कुछ मेरे ही ऊपर निर्भर था। जब मैं शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल गई थी तो सारे ही घर वाले बहुत खुश थे कि उनके बेटे को इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। उनके सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले इस बात की तारीफ कर रहे थे कि बहू सच में बहुत खूबसूरत है। मेरा पति भी देखने में कोई कम हैंडसम नहीं था, मगर लोगों का यही कहना था कि बहू ज्यादा अच्छी आई है। मेरी सास का शुरू से ही यही मकसद रहा था कि वो अपने बेटे के लिए खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाएंगी, और उनका मकसद पूरा हो चुका था। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा सास ससुर और एक जवान नंद और एक जवान देवर भी मौजूद था। देवर और नंद दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। मेरी सास नंद के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर रही थी। मेरी नंद उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो चाहती थी कि जिस तरह वो लाखों में एक अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ कर लाई है, इसी तरह वो अपनी बेटी के लिए लाखों में एक दामाद भी ढूंढ कर लाना चाहती हैं, जिससे उनकी बेटी की शादी हो सके और लोग जिस तरह बहू की तारीफ कर रहे हैं इस तरह दामाद की भी तारीफ करें। अभी तक मेरी सास को ऐसा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं मिला था। मेरी नंद भी देखने में अच्छी थी और मेरे इस घर में आ जाने पर सब लोग बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश मेरा देवर था, जो शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। उसने मेरी सास से कहा था, अब आपको मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी भाभी आ गई हैं। मैं खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला था, क्योंकि इस घर में सभी लोग मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। शादी के पहले दिन ही सब लोगों से मिलने वाली मोहब्बत पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मगर जैसे ही मैं अपने कमरे में गई और मेरा पति मेरे पास आकर बैठा तो उसने एक अजीब सी बात कही थी, जिसे सुनकर मेरा दिल डर गया था। मेरा पति पहले तो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने कहा था कि मुझे अपनी मम्मी की पसंद पर गर्व महसूस हो रहा है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई हो, मगर एक बात का ध्यान रखना, खूबसूरत लड़कियां हमेशा अपने कैरेक्टर से कमजोर होती हैं। अपने पति की इस बात पर मैं चौंकते हुए उन्हें देख रही थी जब उन्होंने मुझसे कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। शायद वो समझ गए थे कि मैं उनकी इस बात को सुनकर शॉक्ड हुई हूँ। तभी उन्होंने बात पलटनी शुरू कर दी और कहने लगे कि दरअसल मुझे लड़कियों की ज्यादा दूसरों के साथ दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है मुझसे पूछकर ही करना। घर से अगर बाहर निकलना चाहो तो मेरी मर्जी के बिना घर से बाहर मत निकलना, या फिर हर बार मुझे साथ लेकर ही चलना, और बेवजह ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है और न ही ज्यादा घर में तैयार होने की जरूरत है। जब मैं कहूँ तभी मेकअप करना, जब मैं कहूँ तभी अच्छे कपड़े पहनना।
अपने पति की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था, मगर मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। उस दिन तो जैसे तैसे ये बात खत्म हो गई थी और हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी थी। अगले दिन सुबह का टाइम था जब अचानक मेरा देवर हमारे कमरे में आ गया और मेरे करीब बैठकर मुझसे फ्री होने लगा। वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रहा था। मेरे देवर का नेचर हंसी मजाक वाला था। वो सच में बहुत हंसी मजाक किया करता था। मुझे उसका नेचर बहुत पसंद आया था। उसने मेरे पति की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि भैया, भाभी बहुत सुंदर है, आपको भाभी का बहुत ख्याल रखना है। ऐसा न हो कि भाभी आपसे किसी बात पर नाराज हो जाए और फिर उनकी इस खूबसूरती में उदास रहने की वजह से कमी आने लगे। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा, जबकि कमरे में मेरी सास भी आ गई थी और घर में 2-3 दिन मेहमान मौजूद थे, वो भी आ गए थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। फ्रेश हो जाने के बाद मेरी सास कमरे में ही नाश्ता लेकर आ गई थी और हम सब लोग मिलकर नाश्ता कर रहे थे। मेरे देवर की हंसी मजाक पर सब लोग हंस रहे थे, जबकि मैंने नोटिस किया था कि मेरा पति अपने भाई की बात को बहुत सीरियस ले रहा था। इसी तरह कुछ बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरे देवर से कहा कि बस तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए भी लड़कियां तलाश करना शुरू करूं और तुम्हारी भी किसी अच्छी लड़की से शादी कर दूं। बस तुम्हारे भैया की तरफ से तो मैं बेफिक्र हो गई हूं। अब तुम दोनों भाई बहन की शादी करनी रह गई है। मेरा देवर झट से कहने लगा कि मम्मी, मैं शादी एक शर्त पर करूंगा। आपको भाभी की तरह ही लड़की मेरे लिए भी तलाश करनी होगी। मैं भाभी के जैसे ही लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आखिर भाभी तो आप इतनी सुंदर ढूंढ कर लाई हो जिन पर से मेरी नजर हट ही नहीं रही है। मेरा देवर मेरी सास से कहने लगा, अगर आप भाभी का फोटो मुझे दिखाती तो मैं आपसे साफ मना कर देता भैया से उनकी शादी करवाने के लिए, बल्कि मैं कहता कि मुझे ही इस लड़की से शादी करनी है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, जबकि मेरी सास कहने लगी कि हाँ हाँ भाई, तुम्हारे लिए भी तुम्हारी भाभी जैसी ही सुंदर लड़की लेकर आऊंगी। उसकी बात पर सब लोग हंस रहे थे, जबकि मेरे पति को अचानक गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने भाई को डांट दिया। वो कहने लगे कि तुम ये किस तरह का हंसी मजाक कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस हंसी मजाक से हटकर अगर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो किसी काबिल बन जाओ। अचानक मेरे पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वो बिना नाश्ता किए ही कमरे से बाहर चले गए। उनका ये बिहेवियर हम सब लोग देखते रह गए थे। मेरी सास ने मेरे देवर को डांट दिया था और कहा था कि तुमसे 10 बार कहा है कि सोच समझकर बोला करो और अपने भाई के सामने तो इस हंसी मजाक को कम ही किया करो। मेरा देवर अपनी माँ से कहने लगा कि मम्मी, आपको क्या हो गया है? भैया तो आज इस तरह का रिएक्ट पहली बार कर रहे हैं। आज से पहले तो वो भी मेरे साथ मिलकर हंसी मजाक करते थे। मेरी सास ने मेरे देवर रितेश से कहा कि अच्छा, अब यहाँ से निकलो और बहू को आराम करने दो। मेरा देवर, सास और बाकी सारे लोग कमरे से बाहर निकल गए थे। मैं कमरे के अंदर अकेली रह गई थी। मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे पति कमरे के अंदर आए और गुस्सा करते हुए कहने लगे कि मेरे भाई से दूर रहना, उसके साथ ज्यादा हंसी मजाक करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसका नेचर बहुत हंसी मजाक वाला है। उसको तो आज मैंने डांट दिया, मगर तुम्हें भी मैं उसके साथ ज्यादा हंसी मजाक करते हुए न देखूं। आई बात समझ में? अपने पति की बात पर मैंने हाँ में सर हिला दिया था। शादी के 2-3 दिन के बाद मैंने घर के सारे कामकाज करना शुरू कर दिया। अब मेरी सास का भी कहना था कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसीलिए सारी जिम्मेदारी मैं तुम पर डाल रही हूँ। मैं क्या करती? मैंने सुना था कि घर की बड़ी बहू पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए खामोशी से उनको निभाने में लग गई। अब मेरी सास पूरी तरह से आराम करने लगी थी। पहले जो वो घर के सारे काम करती थी, मेरे आ जाने के बाद और मेरी सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने के बाद उन्होंने तो घर की एक चीज भी इधर से उधर उठानी बंद कर दी थी, जबकि मेरी नंद मेरे साथ काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करती थी। सबको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी मैं खुद अपने हाथों से दिया करती थी। मेरे देवर की आदत थी कि वो देर से नाश्ता करता था, जबकि मेरा पति सुबह ही नाश्ता करने के बाद अपनी नौकरी पर चला जाता था। ससुर ज्यादातर बीमार रहते थे, इसलिए सास उनकी सेवा में लगी रहती थी। आज संडे था और मेरे पति की छुट्टी थी। मैं तो सुबह सवेरे ही उठकर घर के काम में लग जाती थी। जिस दिन मेरे पति की छुट्टी होती थी वो देर से उठते थे, इसलिए वो बाद में नाश्ता करते थे। सुबह के 9 बज गए थे। मेरे देवर ने मुझे आवाज लगाई थी कि भाभी, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आना। मैं अपने देवर के लिए नाश्ता ट्रे में करने के बाद उसके कमरे में उसे देने के लिए चली गई। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा मेरा देवर मोबाइल में कोई हंसी की वीडियो देख रहा था और उसे देख देख कर खूब हंस रहा था। उसने जब मुझे कमरे में आता हुआ देखा तो वो मुझे भी वो वीडियो दिखाने लगा, जिसको देखकर मैं भी हंसने लगी।
हम दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। आखिर वो एक कॉमेडी वीडियो थी। तभी अचानक मेरा पति मुझे ढूंढता हुआ और मेरी हंसी की आवाज सुनता हुआ मेरे देवर के कमरे में आया। मैंने देखा कि मेरे पति का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए मुझे कमरे में लेकर आ गया। कहने लगा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे भाई से दूर रहना, और उसके साथ हंस हंस के तुम क्या बातें कर रही थी। मैंने अपने पति से कहा, बस वो मुझे हंसी की वीडियो दिखा रहा था, उसको देखकर हम दोनों हंस रहे थे। मेरा पति कहने लगा कि मैं सब जानता हूँ, वीडियो पर नहीं हंस रही थी, बल्कि तुम उसके साथ हंसी मजाक की बातें कर रही थी। मैंने तुमसे मना किया है कि मेरे भाई के करीब जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और तुम्हें उसके कमरे में किसने भेजा था? क्यों गई थी तुम वहां पर? मैंने कहा, मैं उसको नाश्ता देने के लिए गई थी। मेरे पति ने कहा कि उसको नाश्ता मम्मी या शीतल भी दे सकती है, तुम्हें तो उसके कमरे में जाने का बहाना चाहिए। आगे से मैं तुम्हें उसके कमरे में न देख लूं। मैं अपने पति की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसको नाश्ता ही देने के लिए गई थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद उससे पूछ लेना। और मैं उससे कोई बात नहीं कर रही थी। उसने तो मुझे मोबाइल में वीडियो दिखाई थी, जिसे देखकर वो खुद भी हंस रहा था और फिर मुझे भी हंसी आ गई। मेरा पति कहने लगा कि अच्छा अब खामोश रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, मगर मेरे पति की बातों ने मुझे उदास कर दिया था। थोड़ी देर के बाद मैं काम से फ्री हुई और गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं नहाने के लिए चली गई। जब नहाकर मैं बाहर आई तो मेरा पति मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। मैं उस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहले तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर ना जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वो मुझे गुस्से की नजर से देखने लगा। पता नहीं मेरा पति मेरी तरफ से क्यों परेशान रहता था। शादी के कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरा पति अपने ही भाई से खुश नहीं रहता था, और तब तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता था जब वो मेरे कमरे में आता था या फिर मुझसे कोई बातचीत करता था। आखिरकार हम लोग एक ही घर में रहते थे। मैं उससे आखिर कब तक दूरी बना सकती थी? मेरे पति ने तो मुझे पूरी तरह से उसके साथ दूरी बनाने के लिए कहा था। एक दिन सब लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। टॉपिक ये था कि मेरा देवर दूसरे शहर में नौकरी करने की जिद कर रहा था, जिस पर मेरे सास ससुर ने उसे साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अपने ही शहर में कहीं पर नौकरी तलाश कर लो। मगर मेरा देवर कह रहा था कि यहाँ पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। फिर मेरे ससुर कहने लगे कि हम नितिन से तुम्हारी नौकरी की बात करते हैं। नितिन मेरे पति का नाम था। उन्होंने कहा कि दोनों भाई एक ही ऑफिस में नौकरी कर लिया करो। इन्हीं दिनों मेरी नंद के लिए भी एक रिश्ता आया था, जो कि बहुत अच्छा था और मेरी सास की पसंद का था। इसलिए मेरी नंद का रिश्ता झटपट तय हो गया था, लेकिन अभी उसकी शादी में साल भर का समय लगना था। जब रात को मेरे पति घर आए और उनको ये बात पता चली कि मेरा देवर दूसरे शहर में नौकरी करना चाहता है, जबकि मेरे ससुर की मर्जी ये है कि वो अपने छोटे भाई को अपने साथ ही ऑफिस में जॉब दिलवा दे। अपने पिता की ये बात सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने मेरे ससुर से कहा था कि आखिर इसे मेरे ऑफिस में जॉब करने की क्या जरूरत है? अगर वो दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए कह रहा है तो आप लोग उसे जाने क्यों नहीं देते? मेरे सास ससुर को ये बात सुनकर गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? अपने छोटे भाई पर इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। इस बात पर मेरे पति ने अपने माता पिता को कोई जवाब नहीं दिया। ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी कि मेरे पति का बिहेवियर बहुत ही गुस्से भरा था। उन्होंने मेरे देवर से कहा कि तुम अगर कहीं दूसरे शहर में नौकरी करना चाहते हो तो इससे अच्छी और क्या बात है। उन्होंने जबरदस्ती मेरे देवर को दूसरे शहर में जॉब पर लगवा दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया और अब वो हमारे घर से जा चुका था। ये बात मेरे सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उन्हें मेरे पति से उम्मीद थी कि वो अपने छोटे भाई को अपनी ही कंपनी में नौकरी दिलवा देगा। वो लोग मेरे पति के ऐसे बिहेवियर से बहुत परेशान थे। फिर जब मेरा देवर हमारे घर से चला गया तब भी मेरे पति के बिहेवियर में बदलाव नहीं आया था, क्योंकि मैं जब अपने पति के लिए तैयार होती तो वो कहता कि मुझे औरतों का ज्यादा तैयार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं अगर अपने पति से अपने मायके जाने की बात कहती तो वो हमेशा मुझे मना कर दिया करता था। कहता था कि उस घर में तुम्हारा भाई भी मौजूद है, अगर तुम्हें जाना है तो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलना, क्या पता तुम वहां जाने के बाद किस किससे मिलो। अपने पति की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि आप क्या मुझ पर शक कर रहे हैं? तो वो कहने लगा कि हाँ, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें देखकर कोई भी अपना दिल आसानी से हार सकता है। अब मैं समझ गई थी कि
कि मेरे पति का अपने छोटे भाई के साथ बिहेवियर भी ऐसा क्यों था, क्योंकि वो उस पर शक करते थे और समझते थे कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मुझे अपने पति की सोच पर घिन महसूस होने लगी थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि जितना पढ़ा लिखा मेरा पति है, उतनी ही उसकी सोच घटिया है। क्या पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं? मेरा देवर हमारे घर से चला गया था तो मुझे कुछ सुकून मिल गया था, क्योंकि मेरे पति ने अब मुझ पर शक करना कम कर दिया था और मैं अपने पति की इजाजत के बिना कहीं भी नहीं जाती थी। इस दौरान मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी और फिर ससुराल में ये फैसला हुआ था कि जल्द से जल्द नंद की भी शादी कर दी जाए। आखिर वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, इसलिए उनके सामने ही उसकी शादी कर दी जाए तो बेहतर रहेगा। मैं अपनी नंद की शादी से जितनी खुश थी, इतनी ही दुखी मैं अपने ससुर की तबीयत खराब होने पर थी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। लेकिन इस दौरान मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन मैं सफाई करते करते बेहोश हो गई। मेरी सास ने मौके पर ही डॉक्टर को घर बुला लिया था, तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी थी। घर के सब लोग बहुत खुश हो गए थे। इस खुशी से मेरा पति भी बहुत खुश हुआ था। घर में एक अजीब सा खुशी का माहौल छा गया था। मेरे देवर को भी जब पता चला कि उसकी बहन की शादी की डेट फिक्स कर दी गई है, तो वो 1 हफ्ते पहले हमारे घर आ गया था। मगर पहले जो मेरे माँ बनने की खबर सुनकर मेरा पति खुश था, अब वो अपने भाई के आ जाने से बहुत उदास और चिड़चिड़ा सा हो गया था। न जाने मेरे पति को अपने छोटे भाई से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। मेरी नंद की शादी में सब लोग बिजी थे। मेरा पति मेरी नंद को बाजार लेकर गया हुआ था, जबकि देवर अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। शायद उसे कोई सामान चाहिए था, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपने घर पर आया था, इसलिए उसको उसकी चीज कहीं पर भी मौजूद नहीं मिल रही थी। वो अपनी एक टाई के बारे में पूछने के लिए मुझसे मेरे कमरे में आया। उस समय मैं अपने बाल बांध रही थी जब मेरा देवर कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी, मेरी ब्लैक कलर वाली टाई नहीं मिल रही। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी टाई कहाँ चली गई, ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर तुम्हारे भैया के पास भी एक ब्लैक कलर की टाई है, तुम कहो तो मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। मेरा देवर कहने लगा कि हाँ भाभी, प्लीज मुझे भैया की वो टाई दे दो, क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। मेरा पति घर में नहीं था, इसलिए मैं अपने देवर को बेफिक्र होकर अलमारी से उनकी टाई निकालकर दे रही थी। मेरा देवर टाई लेने के बाद कमरे से चला गया था और मैं अपने बाल बांधने में बिजी हो गई थी। जब थोड़ी देर के बाद फिर से मेरा देवर कमरे में आ गया और कहने लगा कि भाभी, घर में कोई भी मौजूद नहीं है जिससे मैं अपनी टाई बंधवा सकूं। मुझे टाई बांधने में दिक्कत हो रही है, क्या आप मेरी टाई बांधने में हेल्प कर सकती हो? मैंने हिचकिचाते हुए अपने देवर से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। मुझे डर था कि कहीं मेरा पति घर में ना आ जाए। मैं अपने देवर के गले में उसको टाई पहनाने लगी। जब थोड़ी देर बाद मेरा पति घर के अंदर आ गया और उसने मुझे और मेरे देवर को एक साथ कमरे में देख लिया। मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। मेरा पति गया तो मेरी नंद को बाजार लेकर था, मगर मेरी नंद उसके साथ नहीं आई थी। हम तीनों लोग घर में बिल्कुल अकेले थे। मेरा पति गुस्से से चलता हुआ कमरे के अंदर आया। मैं तो अपने पति को देखकर घबरा गई थी। उसने झटके से मेरे देवर को धक्का दिया और उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा देवर कहने लगा कि भैया, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? अभी मेरा पति मेरे देवर से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरे सास ससुर जी को लेकर घर में आ गई और उन्होंने दरवाजे से ही मेरे पति और देवर को आवाज लगाई। कहने लगी कि तुम दोनों भाई कहाँ हो, आकर अपने पिताजी को सहारा दे दो। इस तरह जैसे तैसे ये बात तो दब गई थी। मेरा देवर भी इस बात को इग्नोर करते हुए अपने दोस्त के यहाँ चला गया था, मगर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं जानती थी कि रात को मेरे पति मेरी क्लास जरूर लगाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि आखिर तुम मेरे भाई के साथ क्या करना चाहती हो? मैंने कहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहती। तो वो कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम उसके साथ रिश्ता कायम कर रही हो। आज घर में मौका देखकर उसकी बाहों में बाहें डालकर खड़ी हुई थी। अपने पति की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि आप मुझ पर शक कर रहे हो, और तो और आप अपने भाई पर भी शक कर रहे हो। मैं आपके भाई को अपना छोटा भाई मानती हूँ। मेरा पति कहने लगा कि मेरे भाई को तुम्हें अपना भाई मानने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है कि तुम उससे दूर रहा करो। मैंने तुम्हें कई बार मना भी किया है। उस दिन मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोई थी। मेरा पति मुझ पर इतना शक करता था कि मुझे मेरे मायके भी जाने नहीं देता था कि कहीं मैं अपने भाई से कोई बात न कर लूं। भला कोई भाई अगर बहन से बात कर ले तो क्या इसमें भी शक वाली बात होती है?
मुझे तो अपने पति की नियत पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। और फिर मेरी नंद की शादी का समय भी आ गया था। हमारे घर पर कुछ मेहमान रुके हुए थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। वो बच्चे मेरे दुपट्टे से खेल रहे थे। मैंने उनको अपने दुपट्टे से खेलने से मना नहीं किया। मैंने उन्हें अपना खराब दुपट्टा खेलने के लिए दे दिया था। मैं नहीं जानती थी कि आज ये दुपट्टे का खेल मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत की निशानी बन सकता है, क्योंकि वो बच्चे दुपट्टे से खेलते खेलते वो दुपट्टा मेरे देवर के कमरे में ले गए थे और उसके बिस्तर पर छोड़ आए थे। रात को मेरा पति घर आ गया था। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। अचानक मेरे पति को देवर के कमरे में कोई काम याद आ गया था। जैसे ही वो मेरे देवर के कमरे में गया तो वो पहचान गया था कि ये दुपट्टा मेरा है, जो मेरे देवर के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इस बात पर मेरे पति ने इतना हंगामा किया था कि जिसमें मैं पूरी तरह से टूट कर रह गई थी। मेरा पति मुझे धकेलता हुआ सारे मेहमानों के सामने कमरे के अंदर ले आया और मुझे मेरा वही दुपट्टा दिखाने लगा। कहने लगा, आखिर तुम मेरे भाई के कमरे में क्या करने गई थी? मैंने तुमसे मना किया है ना कि उससे दूर रहा करो। मैंने अपने पति से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसके कमरे में नहीं गई, बल्कि बच्चे मेरे दुपट्टे से खेल रहे थे और उसके कमरे में छोड़ आए होंगे। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा पति कहने लगा कि तुम एक कैरेक्टरलेस औरत हो। तुमने मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। मैं जानता हूँ कि वो मजाकिया है, मगर तुम तो एक समझदार औरत हो। मगर मैं भूल गया था कि तुम समझदार होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो। खूबसूरत औरतों के पीछे तो हजारों आशिक होते हैं। मुझे तो लगता है कि ये बच्चा भी मेरे भाई का है। अपने पति की बात सुनकर मैंने अपने कानों पर हाथ लगा लिया था और मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उनसे कहा था कि भगवान के लिए प्लीज आप ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालो। मेरी नंद की शादी पूरी तरह से मेरे लिए रोते रोते गुजर गई थी। मेरे पति ने मुझसे बातचीत करना छोड़ दिया था और इस दौरान मैंने अपने देवर से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। मेरा देवर अगर मेरे पास किसी काम के लिए आता तो मैं उससे दूर दूर रहती थी, उसकी हर बात को इग्नोर करती थी। फिलहाल जैसे तैसे मेरी नंद की शादी हो गई थी और वो विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मेरी नंद की शादी के बाद हमारी जिंदगी रोज के रूटीन पर आ गई थी और मेरा देवर भी अपना सामान पैक करके दूसरे शहर अपनी नौकरी के लिए चला गया था। मेरे देवर के जाने के बाद मुझे फिर से सुकून मिल गया था। अब मेरा 7वां महीना चल रहा था और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं घर के सारे काम किया करती थी। मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए आते तभी मेरी उनसे बात होती थी। वो लोग मेरे पति से बहुत जिद करते थे कि हमारी बेटी को घर भी लेकर आया करो, मगर मेरा पति फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उनसे कह दिया करता था कि मैं जरूर इसे लेकर आऊंगा, और वो भी मुझे कभी लेकर जाता ही नहीं था। जब से मेरी शादी हुई थी मैं इसी घर की 4 दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई थी। मेरा पति मुझ पर शक करता था। ये बात मैंने अभी तक अपने सास ससुर में से किसी को भी नहीं बताई थी। मैं अंदर ही अंदर इस गम में घुलती चली जा रही थी। मेरी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। प्रेगनेंसी के दिनों में भी मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब से मेरा देवर गया था मेरे पति का मूड मेरी तरफ से कुछ ठीक होता जा रहा था, क्योंकि घर में मेरे पति और देवर के अलावा और कोई मर्द नहीं था। ससुर थे जो कि बीमार रहते थे और अपने कमरे से ज्यादा बाहर ही नहीं निकलते थे। एक दिन मेरी नंद अपने पति के साथ अपनी शादी होने के बाद हमारे घर पर आई तो मेरे पति ने नाश्ता तैयार करवाने के बाद मुझे कमरे से बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया था। कहा था कि मेरी बहन के पति के सामने आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मुझे उस दिन बहुत रोना आया था कि मेरा पति मुझ पर सच में बहुत शक करता है, क्योंकि एक औरत सारे जुल्म बर्दाश्त कर सकती है मगर एक ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती जो बात बात पर उस पर शक करता हो। फिलहाल मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई थी, बहुत खूबसूरत थी। मेरा पति उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। मेरी सास ने खबर खुशी खुशी मेरी नंद को फोन पर बता दी थी, जो हमसे मिलने अपने पति के साथ आ गई थी, और साथ ही साथ मेरी सास ये खबर मेरे देवर को भी सुना रही थी, जिस पर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था कि आपको इसे बताने की क्या जरूरत थी, अब ये फिर से घर में आ जाएगा। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी इस बात से क्या मतलब है कि वो घर पर आ जाएगा? आखिर इसका भी तो घर है, वो जब चाहे घर में आ सकता है। मेरा पति कहने लगा कि नहीं नहीं मम्मी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। दरअसल अगर वो बार बार आता रहेगा तो अपनी नौकरी पर ध्यान कब देगा? अभी तो वो बहन की शादी पर इतने दिन घर पर रुक कर गया है, इस तरह तो उसकी नौकरी पर फर्क पड़ सकता है। मेरे पति ने अपनी मम्मी की बदलती हुई नजर को थामा था, लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल मेरी सास ने मेरे देवर को इस खुशखबरी के बारे में बता दिया था कि तुम्हारी भतीजी आई है।
मेरा देवर बहुत खुश हुआ था। उसने मेरी सास से कहा था कि आप भाभी को मोबाइल दे दो। मैं भाभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पति ने मेरी सास के हाथ से मोबाइल छीनकर खुद बात करने लगे और मुझे मोबाइल नहीं देने दिया। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए थे। मेरे देवर के ऑफिस में काम ज्यादा था, इसलिए वो घर नहीं आ सका था। इस बात पर मेरा पति खुश हुआ था कि वो घर पर नहीं आ पाएगा। मेरा पति तो चाहता ही यही था कि वो ज्यादातर वहां पर रहे, अपने घर आए ही नहीं। न जाने मेरा पति मेरी इतनी रखवाली क्यों करता था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे और देखते ही देखते मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी। इस 1 साल में मेरा देवर सिर्फ 1 दिन के लिए ही घर पर आया था, लेकिन उस समय मैं अपने मायके गई हुई थी, जब मेरे मम्मी पापा मुझे 2 दिन के लिए जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे, जिस पर मेरा पति मुझे रोक नहीं सका था। इस दौरान मेरे पीछे मेरा देवर यहाँ से 1 दिन होकर चला गया था और फिर काफी समय इसी तरह से गुजर गया था। जब एक दिन मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, सब लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये खबर हमारे लिए एक दिल दुखा देने वाली खबर साबित हुई थी। घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था। अपने पिता की मौत पर मेरा देवर भी आ गया था। इस दौरान मेरे देवर ने मेरी बेटी को देखा था और वो उसे बहुत प्यार कर रहा था। अब की बार आने पर मेरे देवर ने हमें एक नई खबर सुनाई थी। उसने कहा था कि मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगा, क्योंकि अब मेरे एक दोस्त ने मुझे यहीं पर नौकरी के बारे में बताया है। मैं वहां अप्लाई करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी नौकरी जरूर लग जाएगी। इस बात से मेरी सास बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो अकेली रह गई थी और मेरा पति ज्यादातर काम पर होता था। मेरे पति का बिहेवियर भी ऐसा था कि वो अपनी मम्मी के पास ज्यादा बैठते उठते नहीं थे, जबकि नंद भी घर से जा चुकी थी और मैं ज्यादातर काम में लगी रहती थी। मेरे देवर ने कहा था कि वो अपनी मम्मी के साथ उनके कमरे में शिफ्ट हो रहा है। मेरे पति को मेरे देवर का फिर से आ जाना पसंद नहीं आया था। मेरा देवर मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था, बार बार उसे अपनी गोद में ले रहा था। न जाने क्यों मेरे पति को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था और बार बार मुझसे कह रहा था कि अपनी बेटी को गोद में लेकर कमरे में जाओ, और जब तक ये यहाँ पर है तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की थी कि आखिर ये उसका चाचा है और चाचा भतीजी में आपस में इतनी मोहब्बत तो होती ही है। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई जब तक घर में रहा करे तुम अपने कमरे में रहा करो। मेरे पति ने अपने आगे मेरी कोई बात नहीं चलने दी और फिर मैं बेटी को लेकर खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरा देवर मेरी बेटी को प्यार से देखता, उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश करता, मगर मेरा पति मुझे इशारा कर देता था कि मैं अपनी बेटी को अपने देवर के हवाले ना करूं। मगर अपने चाचा के प्रति इतना प्यार देखकर मेरी बेटी भी उसकी दीवानी होती जा रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिसने हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। दरअसल मेरा देवर ये बात नहीं जानता था कि उसका भाई हम दोनों पर शक करता है। एक रात में बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी जब अचानक मेरे पति ने घर में शोर डालना शुरू कर दिया। मेरा पति कहने लगा कि हमारी बेटी कहाँ है। मैंने बिस्तर पर देखा तो मेरी बेटी मौजूद नहीं थी, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने उसे अपने बराबर में ही तो सुलाया था। मेरी बेटी न जाने कहाँ चली गई थी। मेरा पति बार बार शोर कर रहा था कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे अपनी बेटी चाहिए। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और अपनी बेटी को आवाज देने लगी। शोर की आवाज सुनकर मेरी सास भी कमरे से बाहर निकल आई थी, जबकि मेरा पति फौरन ही मेरे देवर के कमरे में गया और वहां से मेरी बेटी को उठाकर ले आया। मेरा पति चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि मेरी बेटी मेरे छोटे भाई के कमरे में क्या कर रही है। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे क्या पता कि वो वहां कैसे चली गई, जबकि मेरा देवर भी हैरान था। मेरे पति ने मेरे देवर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। घर में एक अजीब सा शोर मच गया था। मेरी सास भी घबरा गई थी। उन्होंने जब देखा कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है तो वो भी बुरी तरह से हैरान हो गए थे। मेरा पति बार बार मेरे देवर के मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहा था और कह रहा था कि आखिर मेरी बेटी तुम्हारे कमरे में कैसे गई, जबकि मेरे देवर ने भी अपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता वो मेरे कमरे में कैसे चली गई, जबकि मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरी सास चिल्लाते हुए कहने लगी कि आखिर तुम दोनों बताओगे कि हुआ क्या है। मेरा पति कहने लगा कि मम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसे घर मत बुलाओ। आपको नहीं पता कि ये मेरी पत्नी पर गंदी नजर डाले हुए है। अपने पति की बात सुनकर मैं और मेरा देवर दोनों ही बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे।
मेरा पति कहने लगा कि मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अटैच होते हैं और ये बच्ची भी मेरी नहीं है बल्कि आपके छोटे बेटे की है, क्योंकि मैंने इन दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ देखा है। मैं कई दिनों से ये बात बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपने नहीं देखा कि जब से ये यहाँ पर आया है मेरी बेटी को कितना प्यार कर रहा है। ये मुझे बेवकूफ समझता है, जैसे मैं जानता ही नहीं कि ये बच्ची मेरी नहीं बल्कि इसकी है। आज ये मेरी बेटी को अपने कमरे में ले आया क्योंकि मैं इसे काफी समय से अपनी बेटी के पास जाने नहीं दे रहा था। ये इस बच्ची का पिता है, इसीलिए खामोशी से इससे मिलने के लिए इसे रात के अंधेरे में अपने कमरे में ले आया। मेरा देवर हैरान होते हुए कहने लगा कि भैया आप ये सब कुछ क्या कह रहे हो? आपको तो भगवान से डरना चाहिए। भाभी मेरी माँ समान है, आखिर मैं उनके साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? और रही बच्ची की बात, तो वो मेरी भतीजी है, छोटी मासूम बच्ची है। बच्चों पर तो प्यार आ ही जाता है। आप इस बात का गलत मतलब निकाल रहे हो और मुझे नहीं पता कि बच्ची मेरे कमरे में कैसे आई। फिर मेरा पति मेरी तरफ सवाल करती हुई नजरों से देखने लगा तो मैं अपने पति से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि आप हमें गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आखिर कब तक मुझ पर और अपने भाई पर शक करते रहोगे? मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आप जरूर शक की बुनियाद पर एक दिन अपना घर खराब कर लोगे। मेरे पति को मेरी बात पर गुस्सा आ गया और वो मुझ पर भी हाथ उठाने लगा। उसने कहा कि मैं तुम दोनों का ये चूहा बिल्ली का खेल न जाने कब से देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी पीठ पीछे तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस खेल को खत्म कर दो। मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स देने के लिए कह दिया था, जबकि मेरी सास उसे कह रही थी कि ये क्या कह रहे हो तुम, खामोश हो जाओ, कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मेरे पति ने किसी की नहीं सुनी और जबरदस्ती मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा घर वीरान हो गया था। मेरी बच्ची भी इन लोगों के पास ही रह गई थी। मैं रात के समय ही रोती हुई अपने घर को वापस आ गई थी। मैं सारी रात रोती रही थी और अपने घर वालों को मैंने सब कुछ बता दिया था। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब वापस पलटकर उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति मुझ पर इतना शक करेगा कि उसे देवर भाभी के रिश्ते की ही समझ नहीं आएगी। यहाँ तक कि उसने मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। वो ये समझता है कि ये बच्ची उसकी नहीं बल्कि उसके भाई की है। रोते रोते मेरा बुरा हाल हो गया था। सुबह के समय मेरी सास और मेरा देवर हमारे घर आए। मेरी सास हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगी। वो मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी, कहने लगी कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारे बिना रो रही है। मैंने कहा मुझे उस घर में नहीं जाना जहाँ पर मेरा पति इतना शक करता है। एक गरीब इंसान के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है, मगर शक्की इंसान के साथ कभी जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। मेरा देवर कहने लगा कि भाभी मैंने एक फैसला किया है। अगर भैया को ऐसा ही लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो फिर मैं आपको और आपकी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अपने देवर की बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, क्या तुम अपने भैया का शक सही साबित करना चाहते हो? तो मेरी सास कहने लगी कि बेटा तुम नहीं जानती कि तुम्हारा पति अपने दिमाग से बेकार हो गया, न जाने किस तरह की बातें कर रहा है। वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। मैंने कहा लेकिन वो मुझे छोड़ चुका है। मेरी सास कहने लगी कि हाँ बड़ा बेटा छोड़ चुका है तो क्या हुआ, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे छोटे बेटे के साथ शादी कर लो, सिर्फ अपनी मासूम बच्ची की खातिर। उसे पिता का साया मिल जाएगा। हम लोगों ने बहुत सोच विचार किया और तुम्हारी बेटी की शक्ल देखकर यही सोचा कि तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे मम्मी पापा को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। मैं जानती थी कि उसका ख्याल रखने के लिए मेरी सास थी, मगर फिर भी मुझे अपनी बेटी की फिक्र सता रही थी। न जाने मेरा दरिंदा पति अपनी बेटी के साथ क्या क्या कर रहा होगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि जब मेरा पति मुझे छोड़ ही चुका है तो फिर क्यों न मैं उसके शक को सही साबित कर दूं। मेरे घर वाले भी मुझे नितिन को सबक सिखाने के लिए मेरे देवर से शादी करने के लिए कह रहे थे, इसलिए मैंने अपने देवर के साथ शादी कर ली और मेरा पति सब कुछ खामोशी से देखता रहा। मैं अपने पति की ही आंखों के सामने उस घर में अब उसी के भाई के साथ रहती रही। मेरे देवर ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करने के साथ साथ मेरी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया था, मगर मेरा पति, जिसके दिल में अपनी बेटी के लिए भी कोई तरस नहीं आया। हालांकि मैं खूबसूरत थी, उसी की उम्र की थी, इसलिए हम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही थी। नितिन जब हम दोनों पति पत्नी को एक साथ एक ही घर में खुशहाल देखता
तो हम दोनों को देख देख कर जलता रहता था। मैं चाहकर भी नितिन को माफ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको जलाने के लिए उसी की आंखों के सामने उसी के भाई के साथ उसके घर में रह रही थी। मेरी सास ने तो उसी दिन के बाद से नितिन से कोई भी बातचीत करनी बंद कर दी थी और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मगर कहते हैं ना कि भगवान की लाठी बेआवाज होती है, जब उठती है तो आवाज नहीं करती, सिर्फ सामने वाले को तकलीफ का एहसास दिलाती है। नितिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे और मेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगाने के बाद वो खुद बीमार हो गया था और इतना बीमार हो चुका था कि घर में उससे कोई बातचीत नहीं करता था। मेरा तो उसके साथ रिश्ता ही खत्म हो गया था, जबकि मेरी बेटी भी उसके पास नहीं जाती थी। मेरा देवर भी उससे कोई बातचीत नहीं करता था और मेरी सास भी अपने बेटे से बहुत नाराज रहती थी। मेरा पति पूरी तरह से अकेला रह गया था और उसे टीबी की बीमारी हो गई थी। बस एक तरफ को पड़ा रहता था। उसे एहसास हुआ कि वो बीमार है और उसके साथ कोई नहीं है। घर में इतने लोगों के होते हुए भी वो अकेला रह गया था, क्योंकि वो शक्की होने के साथ साथ एक घमंडी और दिमाग से पैदल इंसान भी था। कुछ समय गुजरने के बाद जब वो अकेलेपन से तंग आ गया, तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने घमंड और शक में आकर अपना घर तबाह कर चुका है। तब उसने अपने सारे घर वालों से इस बात की माफी मांगी थी कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया था बहुत गलत किया था। भगवान ने उसे उसकी सजा दी है, भले ही बीमारी के रूप में दी, मगर वो अपनी पत्नी पर शक करके उसके साथ बहुत गलत कर चुका है। उसने मुझसे माफी मांगी थी। उसने कहा था कि उस रात मैंने खुद ही अपनी बेटी को अपने छोटे भाई के कमरे में जाकर लिटा दिया था और घर में शोर मचा दिया था कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, ताकि ऐसा करने से ये बात क्लियर हो जाए कि बच्ची उसकी नहीं है बल्कि उसके छोटे भाई की है। दरअसल उसके दिल में ये शक था कि मेरे देवर और मेरे बीच कुछ चल रहा है। उसने जानबूझकर मेरी बेटी को देवर के कमरे में इसलिए लिटा दिया था ताकि वो इस बात के यकीन मेरी सास को दिला सके कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और वो मेरी बेटी को अपनी बेटी मानकर कमरे में ले गया। मगर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? मैं अपने पति के रिश्ते में बंधी हुई थी, इसलिए मेरे सास को भी मेरा चरित्र अच्छी तरह से दिखाई देता था। भला वो अपनी पवित्र बहू पर आरोप लगता हुआ कैसे देख सकती थी? उन्होंने मेरे पति की किसी बात पर यकीन नहीं किया। उस समय मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी और फिर मेरे देवर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मेरा देवर, जो कि मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं करता था, उसने मुझे अपने ही घर में जगह दे दी और फिर मैं उसके साथ रहने लगी। एक शक के झोंके ने मेरे पति का घर बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी, उसकी माँ और भाई, यहाँ तक कि उसकी अपनी औलाद भी उससे दूर हो गई। अब मेरा पति अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांगता है, मगर मैंने उसे माफ नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि वो इसी तरह से तड़पे, क्योंकि शक करने वाले लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। मैं भले ही खूबसूरत थी, लेकिन मैं कैरेक्टरलेस नहीं थी। मेरे पति के दिमाग में यही रहता था कि खूबसूरत औरतें कैरेक्टरलेस होती हैं। हाँ, जो औरतें खूबसूरत होती होंगी शायद वो कैरेक्टरलेस होती होंगी, लेकिन मैं जितनी ही चेहरे की खूबसूरत थी, इतनी ही मन से भी खूबसूरत थी। मैं नितिन के साथ जितने सीरियस होकर रिश्ता निभा रही थी, उसकी जगह कोई और होता तो शायद मेरी शराफत की मिसाल देता। मैंने अपने पति के साथ कभी कोई बेवफाई करने की कोशिश नहीं की थी। ये बात तो मेरा पति भी अच्छी तरह से जानता था कि मैं उसकी मर्जी के बिना घर से कदम तक नहीं निकालती थी। शक के झोंके ने नितिन का घर बर्बाद कर दिया था और अब मैं अपने देवर के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। नितिन बुरी तरह से बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है। मेरा अब नितिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं उसके करीब नहीं जाती। जबकि मेरी सास ने अपने बेटे से सारी नाराजगी दूर कर दी, सिर्फ उसकी बीमारी की वजह से, और उसके सारे काम करती हैं। मैं अपने पति और बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, जबकि नितिन मुझे देख देख कर अफसोस करता रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।